जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं वैजनाथ और आप देख रहे हैं आप सभी का प्यारा यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूसीआईएल एंड बीआईएस। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 6 दिसंबर को यूसीआईएल का पेपर है और उसके बाद 24 दिसंबर को बीआईएस का पेपर है। तो कंबाइंड क्लास है, दोनों के प्रीवियस ईयर को ढूंढा और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैं इस चैनल पे कराने वाला हूँ। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और उसके साथ साथ दोस्तों, आपकी बार यूसीआईएल पार करके प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर यूसीआईएल के लिए और बीआईएस 2020 का क्लासेज है, बीआईएस के लिए क्लासेज अलग से मैंने बना रखी है। तो उन क्लासेस के रेगुलर देखिए और टेलीग्राम में लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन हो जाइए। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, यहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में। विच स्टेट, इंग्लिश ही और इसका हिंदी बता दूंगा। विच स्टेट इन इंडिया, विच स्टेट इन इंडिया, विच स्टेट इन इंडिया हैज द शॉर्टेस्ट, हैज द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन। यहाँ पे कह रहा है विच स्टेट इन इंडिया, भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे छोटा तट, सबसे छोटी तटरेखा रखता है। यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे छोटी तटरेखा है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। केरल, ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, कर्नाटका, अच्छे से समझिएगा, और गोवा। यहाँ पे ऑप्शन आप सभी के सामने है, ऑप्शन ए बी सी डी। केरल है, उड़ीसा या कर्नाटक है या गोवा है। तो दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करिएगा कि जो है सबसे छोटी तटरेखा कौन सी, उसके साथ साथ हम तो आपको बताएंगे ही। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे गोवा, गोवा की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। गोवा जो है दोस्तों भारत की सबसे छोटी तटरेखा है। गोवा कैसी है? भारत की सबसे छोटी तटरेखा है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होगी। और इसके जो है, जो समुद्र तट की लंबाई है, यह दोस्तों 101 किलोमीटर। समुद्र तट की जो लंबाई है ना, जो डिस्टेंस है समुद्र तट की, वह कितनी है? 101 km, यानी कि 101 किलोमीटर। और यहाँ पे बात करेगा सबसे लंबी का, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे लंबी तटरेखा बताइए। तो दोस्तों, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की। किसकी है? गुजरात की। और इसकी जो है समुद्र तट की जो लंबाई 1214 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 1214 किलोमीटर, अर्थात 1214 km है। ये गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा बोली जाती है। सबसे छोटा कहाँ की है दोस्तों? गोवा की। आंध्र प्रदेश की दोस्तों कितनी है? आंध्र प्रदेश की 973 है, समझिएगा। आंध्र प्रदेश की 973 है। और ये गुजरात के बाद सेकंड नंबर पर, जब पूछ ले कि सेकंड नंबर पे कौन है, कभी कभी पूछ लेता है, तो सेकंड नंबर पे दोस्तों आंध्र प्रदेश 973 के साथ। और तमिलनाडु की बात करेंगे जो तीसरे नंबर पे है, वो है 906। तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है, जिसका कितना है? 906 किया। दोस्तों देखिए, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, आपको 360 डिग्री एनालिसिस करना पड़ेगा। 360 डिग्री मतलब हर एक क्वेश्चन को हर एक एंगल से समझना पड़ेगा, तब जाकर एग्जाम में आप कुछ कर पाएंगे। नहीं तो फिर ऐसे रट्टा मारने से, वन लाइनर याद करने से कुछ कभी भी नहीं होता किसी का भी सिलेक्शन। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को देखना है। चलिए क्वेश्चन सेकंड की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, कथकली डांस, कथकली डांस इज एसोसिएटेड, 360 डिग्री पढ़ेंगे तो ही साथ साथ देगा, एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, विथ विच स्टेट। क्या रहा है? कथकली जो डांस है दोस्तों, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आप सभी के ऑप्शन है केरल, क्या दोस्तों? केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ज्यादा समय नहीं गवाऊंगा। कथकली डांस इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, यानी कि कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है वह किस राज्य से दोस्तों संबंधित है, वह किस राज्य से क्या है? रिलेटेड है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे भरतनाट्यम की, हम बात करेंगे तो भरतनाट्यम का किससे रिलेटेड है दोस्तों? भरतनाट्यम का रिलेटेड है दोस्तों तमिलनाडु से। किससे है? तमिलनाडु से। जो भरतनाट्यम, ये भी क्वेश्चन पूछता तो मैं बता दे रहा हूँ, भरतनाट्यम का है दोस्तों तमिलनाडु से। एक बात और, अगर कोई भी क्वेश्चन बाई चांस मिस्टेक होता है या फिर गलती होती है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज रिक्वेस्ट आप जरूर बताइएगा। मैं भी क्वेश्चन बनाता हूं, अगर बाई चांस कोई मतलब कहीं गूगल वगैरह पे कभी कभी गलत दे देता है, तो अगर कहीं गलत होता है उसके लिए सॉरी, आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन अगर मिस्टेक होता तो। तमिलनाडु का दोस्तों होता है भरतनाट्यम।
कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का दोस्तों? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ से कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। यूपी का तो पता है सबको, कथक है। यूपी का क्या हो जाएगा? कथक। तो आपके सामने ऑप्शन क्या बचा है? आप सभी ऑप्शन को टर्मिनेट करना सीखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऑप्शन बचा है दोस्तों केरल। तो कथकली का जो संबंध है वह केरल से, कथकली का रिलेशन किससे है? केरल से है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ। चलिए दोस्तों, यहां पर आप सभी के सामने दो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। फॉरेस्ट्री एंड ग्रेजिंग कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा, हिंदी में भी बता रहा हूं, वानिकी और चराई आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? ऑप्शन है सेकेंडरी, जिसे हम बोलते हैं द्वितीयक, प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक, और नन ऑफ दीज मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो यहाँ पे फॉरेस्ट्री एंड ग्रेजिंग होता है, ये आप सभी की अगर हम बात करते हैं तो वानिकी और जो चराई क्षेत्र होता है, यह यहाँ पे बात करेंगे तो यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके क्षेत्र के अंतर्गत? प्राथमिक, जिसे कि हम बोलते हैं प्राइमरी। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे जो प्राथमिक क्षेत्र की बात करेगा दोस्तों, यह कच्चे माल निकासी से जुड़ा रहता है। कच्चा माल हो गया, निकासी हो गया, तो प्राथमिक क्षेत्र यही सब चीजों से क्या होता है? ऐड होता है, जुड़ा रहता है। अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों द्वितीयक की, तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा कि द्वितीयक के अंतर्गत कौन कौन सी चीज आती है और तृतीयक के भी अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और देखिए जैसे कोई चीज बन रहा है, चलिए मैं ही बता देता हूँ, कोई चीज बन रहा है ना, किसी चीज का निर्माण हो रहा है, तो वह द्वितीय क्षेत्र में आता है। और तृतीय क्षेत्र में ऐसे हो गए बैंक हो गए, बड़े बड़े होटल्स हो गए, तो ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ये सब चीजें थोड़ा इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग थोड़ा सीख लीजिए। तो ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल बी के साथ जाने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु एमंग द फॉलोइंग यूज्ड द टर्म सत्याग्रह, अर्थात इनमें से किसने सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल किया? ऑप्शन दे रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नन ऑफ दीज। तो बात करेंगे दोस्तों, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने, ये सभी आपको पता है कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो उसी के टाइम की बात है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है ना। दोस्तों चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और BIS UCIL दोनों के लिए लगातार क्लासेस मैं लेकर आ रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सभी इसके सामने। दोस्तों ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बेस्ड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जरूर यहाँ पे फायदा आप सभी लोग जरूर इस क्वेश्चन का उठाएंगे। और मैं कभी भी वन लाइनर या रट्टा मारने के लिए नहीं प्रेरित करता हूँ, मैं ओनली कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन बताया और उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन और बता दिए, ताकि एग्जाम में हो सकता है जो क्वेश्चन आपने या नहीं आते वो जो याद किया वो नहीं, आप जो बगल वाले में बताया वो आ गया। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया था? त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया था? त्रिपिटक was written in which language? Was written in which language? In which language? यानी कि कहा त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन दे रहा हूं, हिंदी में, सिंधी में, या पाली में, या नन ऑफ दीज। तो आप सभी लोगों को आंसर देना है कि त्रिपिटक जो था दोस्तों वह किस भाषा में लिखा गया था। त्रिपिटक दोस्तों किस भाषा में लिखा गया था। तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे त्रिपिटक की, तो चीजों को समझ लीजिएगा। त्रिपिटक यहाँ पे पाली भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? पाली भाषा में। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया था डियर? त्रिपिटक को लिखा गया था पाली भाषा में। देखिए त्रिपिटक पैर है ना, तो पै से पिटक और पै से पाली, ऐसे आप याद कर सकते हैं। पिटकों में क्या है, यहाँ पे बात करेंगे, जो यहाँ पे पिटकों त्रिपिटक, तो पिटकों में क्या है? बुद्ध की शिक्षाएं हैं, एजुकेशन ऑफ बुद्ध की शिक्षा इसमें क्या है? इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अमजद अली खान
इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यानी कि कह रहा है, इंस्ट्रूमेंट आ गया दोस्तों, कह रहा है अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। और आप सभी के सामने ऑप्शन में दे रहा हूं, बांसुरी, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्लूट। क्या बोलते हैं? फ्लूट। सरोद को सरोद ही बोलते हैं, सरोद। वायलिन, वायलिन को भी वायलिन ही बोला जाता है। और अगला था सितार। तो यहाँ पे कमेंट करिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है कि अमजद अली खान दोस्तों किस वाद्य यंत्र से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे अमजद अली खान की, तो यह सरोद नामक वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। किसे? सरोद नामक, अमजद अली खान सरोद नामक वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाने वाले हैं। अगर बात कर लिया, और यहाँ पे देखिएगा सरोद का जो उपयोग होता है हिंदुस्तानी संगीत के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? हिंदुस्तानी संगीत के रूप में सरोद का इस्तेमाल किया जाता है। सरोद का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? हिंदुस्तानी संगीत के रूप में सरोद का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पे बांसुरी की, तो हरि प्रसाद चौरसिया। दोस्तों बांसुरी की बात करेगा तो हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया की अगर बात करेंगे तो ये कभी कभी पूछ लेता है हरि प्रसाद चौरसिया किससे रिलेटेड है, तो ये बांसुरी से रिलेटेड है। किससे? बांसुरी से। और सितार से कौन है? रविशंकर। कौन है दोस्तों? रविशंकर। सितार से बात करेंगे तो कौन है? रविशंकर जो है दोस्तों, यह सितार से जुड़े हुए हैं। और एल सुब्रमण्यन, एल सुब्रमण्यन ये किससे जुड़े हुए हैं? वायलिन से। वायलिन से एल सुब्रमण्यन किससे जुड़े हुए हैं दोस्तों? वायलिन से जुड़े हुए हैं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दोस्तों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बीआईएस की लगातार और यूसीएल की लगातार क्लासेज आपके लिए मैं दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, यहाँ पे कंबोडिया की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कंबोडिया? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कंबोडिया? अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन मैं दे दे रहा हूं, नोम पेनू, यहाँ पे एक ऑप्शन है दोस्तों पेनू, एक है वियन तियाने, और एक है हनोई, और एक है बैंकॉक। चलिए यहाँ पे बात करेंगे कि कंबोडिया की राजधानी क्या है। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे नोम पेनू, यहाँ पे है, यहाँ पे नोम है, नोम पेनू दोस्तों किसकी राजधानी है? किसकी कैपिटल है? कंबोडिया की। कंबोडिया की कैपिटल का नाम क्या हो जाएगा? नोम पेनू। क्या हो जाएगा दोस्तों? नोम पेनू। अच्छा क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन करा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किया हो दोस्तों। नोम पेनू कहाँ की कैपिटल है? कंबोडिया की। अब बात करेंगे दोस्तों बैंकॉक, ये थाईलैंड की राजधानी है। जो बैंकॉक यहाँ पे दोस्तों, ये किसकी कैपिटल है? थाईलैंड की। थाईलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? बैंकॉक। और वियतनाम की राजधानी क्या दोस्तों? हनोई। हनोई किसकी राजधानी है? वियतनाम की। और इसकी राजधानी है वियंचयाने, यह है लाओस की। किसकी है दोस्तों? लाओस की। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आ रहा होगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन आप सभी के सामने, फटाफट आंसर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहा है हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर, यानी कि पहला मुगल सम्राट कौन था? जी हाँ साथियों, कह रहा है पहला मुगल सम्राट कौन था। तो ऑप्शन मैं दे रहा हूं आप सभी को, ऐसा नहीं कि विदाउट ऑप्शन आप सभी को बताने वाला हूं। पहला मुगल सम्राट कौन था? तो ऑप्शन अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला मुगल सम्राट ये था दोस्तों बाबर। कौन था? बाबर। पहला मुगल सम्राट कौन था? बाबर, जिसने 1526 से लेकर, कब से? 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया था। कब से कब तक दिया? 1526 से लेकर 1530 तक इसने क्या किया था? रूल किया था, अर्थात शासन किया था। और यहाँ पे राइट आंसर बाबर के साथ जाने वाले हैं। शासन किया 1526 से 1530 तक।
बात करेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर। बाबर था, हुमायूं, अगर ऑप्शन में दोस्तों इस तरीके दे तो बाबर, हुमायूं, अकबर। ये इंपॉर्टेंट है जो पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है जो पूछता है। तो बाबर, हुमायूं, अकबर यहाँ पे, जहां पे राइट, यहाँ पे एक बात और बता दे रहा हूँ, ऑप्शन दोस्तों था अकबर, हुमायूं, बाबर, शाहजहां। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसे तो बीच में कुछ छोड़कर, मान लीजिए हुमायूं नहीं दिया तो कहेगा ऐसे ऑप्शन में दे दिया बाबर, अकबर, हुमायूं, मतलब अजीब तरह का दे देता ऑप्शन। तो बाबर के बाद जब हुमायूं नहीं दिया तो अकबर ही तो रहेगा। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, इस तरह से याद करिए। फिलहाल के लिए आंसर इसका बाबर है। और 1526 से 1530 के बीच में एक और कमेंट करिएगा आप सभी लोग। आंसर है कि क्या बाबर के बाद जितने भी लोग मुगल सम्राट थे सबका आपको नाम लिखना है, ठीक है ना। बाबर के बाद जितने भी मुगल सम्राट थे सबका कमेंट बॉक्स में नेम लिखे, देखते कौन कौन बता पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ हंगरी, यानी कि हंगरी का राष्ट्रीय पशु क्या है। देखिए हंगरी मतलब ये भूखा होता है, HUNGRY, ओके। और यहाँ पे क्या है, GARY है। तो यहाँ पे हंगरी एक कंट्री का नाम है, अर्थात एक देश का नाम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हंगरी की राजधानी क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बात करेंगे तुरूल, क्या दोस्तों, तुरूल हंगरी का क्या है, राष्ट्रीय पशु है। क्या दोस्तों, तुरूल हंगरी का क्या है, राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। तो दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑप्शन में दे दे रहा हूं, ऑप्शन आप सभी के सामने है दोस्तों, 1920, 1913, 1915, 1930, ये आप सभी के सामने ऑप्शन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला, ऑप्शन यहाँ पे आप सभी के सामने। दोस्तों बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर को, तो यहाँ पे 1913 में, कब दोस्तों, 1913 में साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए दोस्तों क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में दोस्तों, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार स्वीडिश और नॉर्वेजियन संस्थानों द्वारा 5 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ आर्थिक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों का क्या है, एक समूह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। साथियों क्वेश्चन 11 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 कह रहा है जी का मान महत्तम कहां पर होता है, महत्तम कहां पर होता है, कहां पर होता है, चीजों को देखिएगा। जी का मान महत्तम कहां पर होता है। तो दोस्तों महत्तम का मतलब होता है, आप सभी को पता है, सबसे अधिक। सबसे अधिक जी का मान कहां होता है दोस्तों, तो बात करेंगे पृथ्वी के ध्रुव पर। जी का मान जो महत्तम होता है वह पृथ्वी के पोल पर होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर। पृथ्वी के ध्रुव पर दोस्तों जी का मान सबसे अधिक होता है। लेकिन पूछ लिया सबसे कम कहां पर होता है, न्यूनतम, तो दोस्तों यह होता है विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर। चीजों को समझिएगा, जी का मान महत्तम कहेगा तो पृथ्वी के ध्रुव पर, और एकदम न्यूनतम कहेगा तो कहां पर दोस्तों, विषुवत रेखा पर। पृथ्वी के जो जी का मान होता है दोस्तों विषुवत रेखा पर एकदम कम होता है, अर्थात न्यूनतम होता है ना, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ेगी तो जी का मान कम होगा, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ेगी तो जी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, कम होगा। और घूर्णन गति घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा। तो यहाँ तक जी के बारे में ये चीज हो गई। एक बात और यहाँ पे कभी कभी एक संबंध पूछ लेता है, ये वाला फार्मूला करके F बराबर G m1m2/r, इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि यहाँ पे यहाँ पे यह बराबर दे देगा, इसका मान कितना होता है, तो यह बराबर G m1m2/r²। जी आप सभी को पता है क्या, m1 m2 दो द्रव्यमान और r उनके बीच की दूरी है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा दोस्तों
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणु सूत्र लिखिए, का अणु सूत्र लिखिए। चीजों को देखिएगा, ये पूछ लेता है कभी कभी, तो इसको बता दे रहा हूं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, अर्थात अणु सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CaOH2, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सी से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2। अब यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ किया जाता है, घरों में चूना पोतने के काम आता है। जो घरों में दोस्तों चूने वगैरह का काम होता है ना, तो हम हाउसेज में क्या करते, चूना पोतते हैं ना, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करता है, घरों में चूना पोतने के काम आता है। और उसके बाद गारा एवं प्लास्टर बनाने में, गारा एवं प्लास्टर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। कहाँ पर दोस्तों, गारा एवं प्लास्टर बनाने में इसका यूज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जल को शुद्ध करने में भी इसका यूज किया जाता है। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, जल को शुद्ध करने में भी दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं बोलता हूं, इनमें से कौन सा दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, चीजों को देखिएगा, इनमें से कौन सा दिन भारत के संविधान के रूप में मनाया जाता है। विच ऑफ these days is observed as the Constitution Day of India, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। यानी कि क्या, इनमें से कौन सा दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने क्या था, 5 मई एक ऑप्शन, एक ऑप्शन 25 जुलाई, एक ऑप्शन 26 नवंबर और एक ऑप्शन 15 अप्रैल। तो दोस्तों आप समझिएगा, विच ऑफ दीज डेज इज ऑब्जर्व्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। तो 5 मई या 25 जुलाई या 26 नवंबर या 15 अप्रैल। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाता है सी, 26 नवंबर। क्या हो जाता है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 में इस दिन भारत के संविधान को अपनाने के लिए, इसी दिन दोस्तों 26 नवंबर को दोस्तों अपना संविधान अपनाया गया था। 26 नवंबर को संविधान अपनाया गया था, जिस वजह से 1949 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था संविधान। तो इस वजह से दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिन। और 26 जनवरी 1950 को यह दोस्तों लागू हो गया था। कब लागू हो गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था और अपनाया गया था दोस्तों 26 नवंबर को। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक सिचुएशन के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन 14 की तरफ आते हैं। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा है। सिक्के भारत के किस शहर में ढाले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सिक्के होते हैं, सिक्के भारत के किस शहर में ढाले जाते हैं, किस शहर में ढाले जाते हैं। चीजों को देखिएगा दोस्तों, जो सिक्के होते हैं ना, यह भारत के किस शहर में ढाले जाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों सिक्के जो है भारत के 4 सरकारी, कितने, 4 सरकारी टकसालों में ढाले जाते हैं, 4 सरकारी टकसालों में ढाले जाते हैं। समझिएगा दोस्तों क्वेश्चन, जो सिक्के होते हैं ये भारत के 4 सरकारी टकसालों में डाले जाते हैं। और ये हैदराबाद, कहाँ पे दोस्तों, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा, ठीक है ना, ये 3 हो गए। और एक आप सभी के सामने हो गया कोलकाता। क्या हो गया, कोलकाता। तो जो दोस्तों जो सिक्के होते हैं ना, यह भारत के
4 सरकारी टकसालों में ढाले जाते हैं, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा एंड कोलकाता। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कठोर जल को नरम करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? विच केमिकल इज यूज्ड फॉर softening of hard water कह रहा है विच केमिकल इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, यानी कि हार्ड वाटर को नरम करने के लिए किसका उपयोग किया था? ऑप्शन आप सभी के सामने NaCl, CaSO4, Na2CO3 और CaCl2। आप सभी के सामने ये सारे ऑप्शन है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर दीजिए तेजी के साथ। यहां पे बात करेंगे तो दोस्तों कठोर जल को नरम करने के लिए, ठीक है ना, कठोर जल को नरम करने के लिए सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। बोले तो NaCl का। कठोर जल को नरम करने के लिए किसका यूज किया जाता है? NaCl का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन है हमारे आज की मैराथन क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और दोस्तों BIS UCL के लिए क्लास देखना तो इंपॉर्टेंट क्लास है, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। और BIS 2020 प्लेलिस्ट टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन होना ही है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइए। PDF वही फ्री वगैरह मैं देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों को राधे राधे। और जो भी साथी हमसे नया जुड़े ना वो जय हिंद जय भारत का कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, जय हिंद जय भारत जरूर लिखे एक बार, ताकि अपने देश के लिए भी कुछ कर सके। बाय बाय।